क्वेश्चन नंबर 1 है, गौशाला शब्द में कौन सा समास निहित है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। गौशाला शब्द में कौन सा समास निहित है? तत्पुरुष समास। स्पष्टीकरण है, गौशाला का विग्रह है गायों के लिए शाला अर्थात घर। इसमें कारक चिन्ह के लिए का लोप हुआ है, जो कि क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसलिए गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंधेर नगरी का क्या अर्थ है? जिस नगरी में अंधेरा हो, अन्याय की जगह, उजाड़ जगह, जहाँ प्रकाश ना हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है? अन्याय की जगह। स्पष्टीकरण है, अंधेर नगरी एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है, जिसका अर्थ क्या है? जहाँ कोई शासन व्यवस्था ना हो और अन्याय व्याप्त हो, उसको क्या बोलते हैं? अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? मुहावरे दिए हुए हैं और सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। सिर पर उठाना, इसका क्या हो जाएगा? बहुत शोर करना। सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कान भरना, कान भरना का क्या है? बहकाना या फिर भड़काना। आँख का तारा, इसका हो जाएगा बहुत प्रिय होना। आँख का तारा, बहुत प्रिय होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका क्या हो जाएगा? खूब प्रयास करना। इस प्रकार से ए का 1, बी का 3, सी का क्या है 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वार्थ शब्द का सही विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या है? स्वार्थ का विलोम परमार्थ, उपकार, निस्वार्थ, निस्वार्थ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? निस्वार्थ। ये स्वार्थ शब्द का विलोम है, निस्वार्थ। स्वार्थ केवल अपना हित का विपरीत भाव क्या है? निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है? बिना किसी स्वार्थ के। क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्युत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यह कौन सी संधि है? अति प्लस उत्तम यण स्वर संधि, अत्यु प्लस तम व्यंजन संधि, अति प्लस तम दीर्घ स्वर संधि या फिर अत्य प्लस उत्तम गुण स्वर संधि? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस उत्तम। अत्युत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद, और ये कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। स्पष्टीकरण देखते हैं, सही विच्छेद क्या है? अति प्लस उत्तम। यण संधि के नियम से क्या होता है? ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर उ आने पर ई क्या हो जाता है? या हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे ई क्या हो गया? उ हो गया, तो अत्युत्तम। इस प्रकार से क्या बना यहाँ पे देखते हैं, अत प्लस य प्लस तम, ये अत्युत्तम। यहाँ पे ई के बाद कोई स्वर उ आने पर ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है, और ये यण स्वर संधि है, अत्युत्तम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? पुस्तक, वर्षा, प्राण, गाय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राण। ये क्या होता है? सदा बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण शब्द। स्पष्टीकरण है, कुछ संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं, जैसे कि प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होती हैं। वाक्य प्रयोग, उसके प्राण निकल गए, निकल गए, ये
ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने यह काम स्वयं कर लिया। इस वाक्य में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। मैंने यह काम स्वयं कर लिया। इस वाक्य में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। क्यों है? निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं। कर्ता के साथ क्या कराते हैं? अपनेपन का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि स्वयं, आप ही, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह पढ़कर सो गया। वर्षा हो रही थी इसलिए फसल अच्छी हुई। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यदि तुम आते तो मैं चलता। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा हो रही थी इसलिए फसल अच्छी हुई। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। स्पष्टीकरण देखते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देते हैं और क्या है? पर, किंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, वे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है? सी और डी मिश्र वाक्य हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। यदि तुम आते तो मैं चलता, ये भी मिश्र वाक्य है। और ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुराग शब्द का विलोम शब्द है विराग, द्वेष, प्रेम, लगाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराग। अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या है? विराग। अनुराग का अर्थ क्या है? प्रेम, आसक्ति या फिर लगाव। इसका विपरीत विराग क्या है? विरक्ति या फिर लगाव का ना होना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? अदालत, गड़बड़ी, किताब, स्कूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? गड़बड़ी। ये क्या है? देशज शब्द है। स्पष्टीकरण देखते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं होता है। वे भारतीय भाषाओं में स्थानीय बोली या फिर आवश्यकता अनुसार प्रयोग होते हैं। जैसे कि गड़बड़ी, लोटा, पगड़ी, खिड़की, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। और अदालत क्या है? अरबी शब्द है। किताब भी अरबी है। और स्कूल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम महत्वपूर्ण है? रोल प्ले भूमिका निर्वाह, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नों के लिखित उत्तर देना या फिर किसी घटना का आंखों देखा हाल सुनाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों के लिखित उत्तर देना। क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम महत्वपूर्ण है? बोला है कम महत्वपूर्ण है, तो प्रश्नों के लिखित उत्तर देना ये क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण है। मौखिक अभिव्यक्ति का तात्पर्य बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करने से है। रोल प्ले, वाद विवाद और आंखों देखा हाल सुनाना सीधे तौर पर क्या है? मौखिक कौशल को विकसित करते हैं। लिखित उत्तर देना मुख्य रूप से लेखन कौशल को विकसित करता है, इसलिए यह मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है बल्कि यह सोचने, समझने और सीखने में भी मदद करती है। यह कथन किस विचार को दर्शाता है? व्यवहारवादी विचार, भाषा अर्जित करने का विचार, भाषा के संज्ञानात्मक कार्य का विचार, भाषा के सामाजिक कार्य का विचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
भाषा के संज्ञानात्मक कार्य का विचार। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने और सीखने में भी मदद करती है। यह कथन किस विचार को दर्शाता है? भाषा के संज्ञानात्मक कार्य का विचार को दर्शाता है। स्पष्टीकरण है, संज्ञानात्मक कार्य कॉग्निटिव फंक्शन का संबंध मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे कि सोचना, समझना, तर्क करना और ज्ञान का निर्माण करना से होता है। यह कथन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भाषा केवल बात करने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं में भी मदद करती है, जो भाषा के संज्ञानात्मक पक्ष को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हथनी, हथिनी, हथिनी, हथिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? हथिनी। हाँ और था में क्या होता है? छोटी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा। ये हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में बड़ी नी या फिर इनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। हाथी शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? हथिनी होता है। था में छोटी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? अनल, कृषाणु, पावक, अमीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीय। ये क्या है? आग का पर्यायवाची नहीं है। अनल, कृषाणु और पावक तीनों ही आग के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। अमीय शब्द का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है, इसलिए यह आग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संदेहवाचक वाक्य का चयन कीजिए। वह अभी घर नहीं आया है, शायद कल बारिश हो, तुम खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शायद कल बारिश हो। ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। शायद कल बारिश हो। स्पष्टीकरण देखते हैं। संदेहवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी कार्य के होने या ना होने की प्रति क्या है? संदेह, डाउट या फिर संभावना, पॉसिबिलिटी प्रकट की जाती है, जैसे कि शायद, संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। निषेधवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 16 है, वहाँ कुछ लोग खड़े हैं। इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या फिर निश्चित परिणामवाचक विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहाँ कुछ लोग खड़े हैं। इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। स्पष्टीकरण है, लोग एक गणनीय संज्ञा है जिन्हें गिना जा सकता है। कुछ शब्द लोगों की संख्या बता रहा है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस आयोग, मनः प्लस योग, मनो प्लस योग, मनन प्लस योग। क्या है मनोयोग का सही संधि विच्छेद? ऑप्शन नंबर बी, मनः प्लस योग। ये सही संधि विच्छेद है मनोयोग का। स्पष्टीकरण देखते हैं। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार क्या होता है? जब विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे कि य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग क्या होता है? ओ में बदल जाता है। मनः प्लस योग क्या हो गया? मनोयोग। इस प्रकार से ये मनोयोग हुआ। और ये किसका, कौन से संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। क्वेश्चन नंबर 18 है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास,
द्विगु समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। स्पष्टीकरण है, आजीवन का विग्रह है जीवन भर। जिस समास का पहला पद आ अवयव होता है और वही प्रधान होता है तथा जिससे संपूर्ण पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, वह क्या होता है? अवयवी भाव समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तद्भव शब्द घी का तत्सम रूप क्या है? घृत, घिया, गृह, गृहिणी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घृत। घी क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पूछा है, क्या होगा? तो क्या होगा? घृत। स्पष्टीकरण है, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिगड़कर रूप बदलकर हिंदी में आए हैं। जैसे कि घी क्या है? तद्भव है और उसका तत्सम रूप है घृत। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उ अधज, जवल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? उ अधज जवल, उज्ज्वल। ये क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल शब्द में दोनों क्या है? दोनों क्या है? आधे होते हैं। यह संस्कृत के उद प्लस ज्वल से बना है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब